आइए बच्चों, हम पढ़ें कक्षा 6 की हिंदी। हमारा चैप्टर है 8। पाठ का नाम है यात्रा वृतांत किन्नौर। इसके आगे हम पढ़ेंगे। कल हमारा कुछ एक भाग कंप्लीट हो गया था, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था। रास्ता कहाँ का था? तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच का। वह कैसा बनाया? बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाइयों के साथ बनाया गया था, इसमें शक नहीं। किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। यहाँ पहाड़ अधिक, वृक्ष संकुल थे, कहीं कहीं देवदार भी थे, मगर सभी जगह नहीं। साइज के साथ हम आगे बढ़ते गए। बतलाया गया था सोल्डेड खंडर के पास रास्ता बुरी तरह से टूटा हुआ है। रास्ता टूटा जरूर था, किंतु लोगों ने खेत से अस्थायी मार्ग बना दिया था। उन्हें बताया गया कि जहां आप जा रहे हो वो रास्ता बहुत ही कठिनाई से बनाया गया है, बहुत कठिन रास्ता है। बीच में तुम्हारे लिए रास्ता टूटा भी मिलेगा, क्षतिग्रस्त। लेकिन उनसे क्या किया गया था? अस्थायी रूप से मिट्टी उठा के उस पर मिट्टी डाल दी गई थी, अस्थायी रूप से, जिससे कि आने में हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। जिससे वो उस मार्ग से क्या पहुंच गए? आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दोपहले और शायद खटमल पिशुओं से भरे बरामदे को ना पसंद कर मैंने खेत दुकान की 6 पसंद की। बनिया बीमार था, दुकान में काफ़ी आलू पड़े हुए थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मेरे खाने और खरीदने की वहाँ कोई चीज़ ना थी। पास में कटे खेत में अपनी रबरी डाले खंपा खड़े थे। खंप तिब्बत के चीन की सीमा पर एक प्रदेश था। शायद उनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खंप से खाना बहोजी करने इधर आए हुए थे। खाना बहोजी जानते हो? देखने करना, वहाँ की तलाशी करना, पूरी तरह से जानकारी लेना। किंतु अब यह ना भाषा ही में खम है, ना वेशभूषा में ही। शायद इसीलिए इन्हें सिर्फ खम्बाला ना कहकर म्यंगर, भारत खंबा, मंडी, शिमला, हरिद्वार खंबा कहते हैं। इन लोगों का कहीं घर नहीं है। इनका काम है छोटे मोटे सौदा खरीद कर इधर उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और गर्मियों में सतलज और गंगा की धारियों से पश्चिमी तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। पास में खड़े खंपा बच्चों को देखकर मैंने उससे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उसके कान खड़े हो गए। तरुण और उसकी माँ पास आईं। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता? सत्कार मतलब कि सम्मान को, जो सम्मान से अच्छे से अपनी इच्छा से लेके आ रहा था, उसे वह कैसे ठुकराता? माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ और स्वस्थ और प्रसन्न मुँह पर थी। उन्हें देखकर मेरे मन में भी यह ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा, खच्चर और तंबू लिए एक ही देश से दूसरे देश में घूमे। काश मैं 20 वर्ष का हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता, लो दोस्त, अब तुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो, मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। सोचने लगा व्यक्ति दौलत राम कि अगर हम 16 साल के हो जाते, 20 वर्ष के हो जाते, तो हम भी तरुण से कहते कि आओ हमारे पास और हम भी तुम्हारे परिवार में शामिल कर लो, या हम शामिल हो सकें। शाम तक हमें
नचार पहुंचना था। शाम तक उन्हें कहाँ पहुंचना था? नचार। नचार एक गांव का नाम है, वहाँ पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी, धूप सीधे बाएं से पड़ रही थी, जिसे आड़ करने के लिए वनस्पतियों की छाया थी। चढ़ाई नरम इसलिए मालूम हो रही थी कि हम दूसरे ही पीठ पर थे। चढ़ाई 2 मील की रही होगी या ज़्यादा। उसे पूरा करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। सारे रास्तों का यह सबसे सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारुओं से ढका हुआ था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क के नीचे नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खूद का सुड्रा गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में वाणासुर की माया ने 7 भाई बहनों को जन्म दिया था। दरबारों के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था। घोड़ों को मैं उनके मन से चलने दे रहा था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहाँ ढिल्लन साहब मिले। ढिल्लन साहब ने बताया कि इधर बहुत भालू हैं। अब आदमी को कम, किंतु गाय, भेड़, बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज़्यादातर काले भालू हैं, किंतु उस कंठों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूब रहा कि यह घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ गए तो अंत में नींद आ गई। भालू सपने में नहीं आया। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब ने कि यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार स्नान में यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ, किंतु हिमालय की पवित्र वायु का महत्व भी क्या होगा। नाराज से 3 मील बांडू का पुल तक उतराई ही उतराई, और उतराई भी कठिन, जो इस वक्त तक बुरी नहीं थी, किंतु लौटते समय चढ़ाई बनकर दांत खट्टे करने लगी। बांडू बंगले पर कोई घंटे भर में पहुंच गए। अब 8 मील और रहे थे। यहाँ विश्राम करने के लिए का भी समय नहीं था। अभी कल का भोजन पचा ही नहीं था, अतः पानी भी पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को आकर कहना अयुक्ति ना होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन है, जिसमें से कुछ तो फलों की बगियां हैं और कुछ तारक की क्यारियां में बदला जा सकता है। 2-3 चूली खुबानी वृक्ष भी थे। 4 घंटे विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। थोड़ी उतराई के बाद सतलज की धार पर बांडूत लोहा पुल आया। यह पुल खूब दृढ़ लोहे का बना हुआ था। दृढ़ मतलब कि खूब ठोस लोहे का बना हुआ था। यह समुद्र तल से 5200 फुट ऊंचाई पर है। पुल पार कर अब सतलज के दाहिने तट से चलना था। कुछ ही दूर आगे चलने पर भावा की खड्डड़ गरजती हुई सतलज में समा गई। इस खड्डक में 2-3 गांव हैं। बाबा भड्डड़ के पुल से बढ़कर हम आगे बढ़े। आगे सतलज का एक विशाल पर्वत तिरछे काट कर निकली। यहाँ से नीचे तर इलाका है और ऊपर सूखा है, जहाँ नीचे वर्षा डटकर होती है, वहीं ऊपर बहुत कम। इस प्रकार वर्षा संबंध में बाष्पा वाले चीनी से अधिक भाग्यशाली हैं, किंतु साथ ही सूखी जलवायु के फल कितने अच्छे चीनी में हैं, उतने बाष्पा में नहीं। अंगूर तो बाष्पा में वर्षा के मारे फट जाते हैं, इसलिए लोग इसका बाग वहाँ पर नहीं करते।
धन्यवाद।